हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की। जो लास्ट क्लास में हमने चीज खत्म की थी उसको आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल राइट का मीनिंग समझ लिया था। फंडामेंटल राइट का मीनिंग समझने के बाद वो कितने फंडामेंटल का मीनिंग क्या है, राइट्स का मीनिंग क्या है, कौन से पार्ट में लिखी गई है चीजें, कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की। इसको डिस्कस करने के बाद हमने लिस्ट डिस्कस की थी कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन कौन से आर्टिकल में ये दिए गए हैं। इसके बाद हमने देखा कि फंडामेंटल राइट को संविधान का जो आर्टिकल नंबर 32 है उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार को हमने देखा कि 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, आप लास्ट क्लासेस देख सकते हो। और शुरुआत हमने की थी विशेषताओं से, ठीक है। यदि किसी ने भी यहां तक का नहीं देखा है, चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो लास्ट क्लास जाकर चेक करो, वहां पे आपको फंडामेंटल राइट से संबंधित पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विशेषताओं से, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू भी कर दी थी। सबसे पहली चीज की ये अधिकार पूर्ण नहीं है, सीमित है। नॉट एब्सोल्यूट बट रेस्ट्रिक्टेड। पूर्ण नहीं है इसका क्या मतलब है, सीमित है इसका क्या मतलब है कि इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ऐसा नहीं है कोई राइट आपको दे दिया तो आप क्या करो, उसका बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हो, बिना कुछ सोचे समझे उसका इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा, आपको सोच समझ के अच्छे से जितनी भी रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध उसके ऊपर लगे हुए हैं उनका ध्यान में रखते हुए उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद कुछ अधिकार नागरिकों को और कुछ नागरिक प्लस विदेशी दोनों को दिए जाते हैं। तो जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं, केवल नागरिकों को, वो कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। ये याद रखना है, केवल सिटीजन्स को दिए गए हैं 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा जितने भी राइट्स हैं वो नागरिक और विदेशी दोनों को दिए गए हैं। कुछ अधिकार सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक, जिसमें आपको कुछ करने की आजादी दी जा रही है, दोज आर सकारात्मक राइट्स। एंड जिसमें आपको कुछ करने से मना किया जा रहा है, दोज राइट्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, नकारात्मक अधिकार। इसके बारे में भी हमने देख लिया था। न्यायालय द्वारा अधिकारों का संरक्षण, न्यायालय क्या कर सकते हैं, इनको एनफोर्स करवा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट। इसके बाद बात करें अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। अधिकार पूरे तरह से क्या है, सैंक्रोसेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। यह अधिकार क्या नहीं है, परमानेंट नहीं है। इनमें परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इतनी चीजें हमने देख ली थी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यदि बात करो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या करा जा सकता है, कुछ समय के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, क्या, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित, निलंबित मतलब गलत लिख दिया, निलंबित कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा ना, भारत और पाकिस्तान का क्या चला था, युद्ध जैसे हालात बन गए थे, ठीक है। सब लोग कह रहे थे कि अब तो क्या लग जाएगा, नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल नंबर 352 के अंदर लगाई जाती है। आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जब किसी दूसरी देश से हमारा युद्ध चल रहा है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और उस राष्ट्रीय आपातकाल के समय हम लोगों के अधिकार को छीन लेते हैं। क्यों, मान लो कि युद्ध चल रहा है, युद्ध के टाइम पे बाहर मिसाइलें गिर रही हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला था, ब्लैकआउट करना है, तो ब्लैकआउट करना गवर्नमेंट की एडवाइजरी थी, तो लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कुछ आदेश देती है जो हमें मानने पड़ते हैं। उन आदेशों में ये भी हो सकता है कि आप फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल अभी कुछ समय के लिए नहीं कर सकते। आप कहो कि मुझे तो क्या करना है, राइट टू फ्रीडम है मेरे पास, मैं भारत में कहीं भी घूम सकता हूँ, बाहर चाहे कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन आप घूमने की जिद कर रहे हो क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट क्या कहेगी, आप ऐसा नहीं कर सकते, फिलहाल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और आपको क्या करना पड़ेगा, घर के अंदर बैठना पड़ेगा। और आपका ये अधिकार हम क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट कुछ समय के लिए निलंबित करते हैं, छीन नहीं रहे आपसे, थोड़े टाइम के लिए निलंबित है। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, सिचुएशन सामान्य होगी, आपको आपका राइट वापस दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है कि आर्टिकल नंबर 20 एवं 21 को छोड़कर ये दोनों निलंबित नहीं हो सकते। बाकी चाहे आप कुछ भी निलंबित कर दो, बाकी आर्टिकल्स
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर निलंबित हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 नहीं हो सकते। 20 और 21 में आपको संरक्षण दिया जाता है गिरफ्तारी के विरोध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होता है, आगे पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा। राइट टू लाइफ किसमें दिया होता है? आर्टिकल नंबर 21 में। जब आपका राइट टू लाइफ ही छीन लेंगे, प्राण ही छीन लेंगे, आपके जीवन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा ऐसा अधिकारों के निलंबन का, ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल के समय ये अधिकार निलंबित करने का। ठीक है, तो जीवन का अधिकार हम किसी का किसी भी परिस्थिति में नहीं छीन सकते। जीवन का अधिकार सबसे सुप्रीम है, चाहे कहीं से युद्ध चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आप किसी के जीवन का अधिकार नहीं छीनोगे। इसलिए 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे अधिकार 352 के समय निलंबित हो जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 हमको देखना है, जो कि फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर का ही पार्ट है, लेकिन एग्जैक्ट उसके अंदर राइट्स नहीं लिखे गए हैं, राइट से संबंधित है वो। तो आर्टिकल नंबर 33 की यदि बात करें तो इसके अंदर क्या लिखा गया है, आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि संसद क्या कर सकती है। देखो, संसद द्वारा पुलिस बल, सशस्त्र सैनिक बल, सशस्त्र सैनिक बल एवं खुफिया एजेंसी इत्यादि से जुड़े लोगों के मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, सीमित किए जा सकते हैं। संसद क्या करेगी? इन लोगों के मूल अधिकार छीन सकती है, कोई संसद को मना नहीं करेगा। आप कहोगे कि भाई इसके अंदर भी तो लोग ही हैं, आम भारत का आम नागरिक है, फिर इसके अंदर जो लोग हैं, पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं, सशस्त्र सैनिक बल या फिर हमारे जवान हैं जो वो काम कर रहे हैं, फिर खुफिया एजेंसी जैसे रॉ का कोई व्यक्ति है उसके अंदर काम कर रहे हैं, रॉ के अंदर काम कर रहे हैं, आईबी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? क्योंकि ये लोग देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनके पास ऐसी सूचनाएं होती हैं जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको बाहर नहीं पहुंचाना। मान लो कि खुफिया एजेंसी है, ठीक है, खुफिया एजेंसी रॉ, ठीक है, रॉ के बारे में सब जानते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की खुफिया एजेंसी है। इसका कोई एक अधिकारी है, उससे गवर्नमेंट ने उसका राइट टू फ्री स्पीच छीन लिया कि आप जो हमें बोलने का अधिकार दिया गया है ना, इसका बोलने का अधिकार काफी मात्रा में लिमिट किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके पास भाई ऐसी ऐसी सूचनाएं हैं जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, बाहर जाकर इसने बोल दिया, किसी को बता दिया, तो देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहेगी, तुम्हारा बोलने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लिमिट करते हैं, आप इतना ही बोल सकते हो, बाहर मीडिया में जाके आपको कोई बयान नहीं देना, हमारे जो प्रोजेक्ट है उनसे रिलेटेड कोई सूचना किसी को नहीं पहुंचानी। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगाए जाते हैं। किसके द्वारा लगाए जा सकते हैं? संसद के द्वारा लगाए जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 33 के अंदर लगाए जा सकते हैं। मतलब आर्टिकल नंबर 33 कुछ संगठनों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की बात करता है। सीमित किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा किया जा सकता है। किसके अधिकार सीमित किए जा सकते हैं? जैसे पुलिस बल हो गए, सशस्त्र बल हो गए, या फिर हमारी खुफिया एजेंसी के अधिकारी हो गए, इनके मौलिक अधिकार स्थगित या फिर कुछ सीमित किए जा सकते हैं, लिमिट किए जा सकते हैं। इसके बाद आप देखो आर्टिकल नंबर 34, आर्टिकल नंबर 34 भी कुछ कुछ ऐसा ही है, जिसके अंदर क्या है, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या फिर सैन्य कानून, मार्शल लॉ को क्या बोलते हैं? सैन्य कानून लगा हुआ है, मार्शल लॉ लागू है, तो उस क्षेत्र में लोगों के मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। अगेन किसके द्वारा किए जाते हैं? संसद के द्वारा
किए जाते हैं यदि किसी एरिया में सैन्य कानून लागू है, सामान्य प्रशासन वहां पर खत्म हो चुका है और काम सेना के द्वारा किया जा रहा है, सेना ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला हुआ है, यदि ऐसी सिचुएशन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ को क्या बोला जाता है, सैन्य कानून। क्या बोलते हैं, सैन्य कानून। ठीक है, यदि सैन्य कानून लागू है तो आप उस क्षेत्र में आपके फंडामेंटल राइट्स का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार ने जो जो आदेश दिए हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सरकार ने बोला आपको बाहर नहीं निकलना, बाहर सेना को आदेश हमने दिया हुआ है कि वो देखते ही गोली मार देगी, ठीक है, और आपको बाहर नहीं निकलना, बाहर घूमना नहीं है। हम आपके घूमने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं। हमारे पास अधिकार है ये कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी भारत के किसी भी एरिया में अबाध संचरण करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 के अंदर है। तो उस राइट को आपका रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बाहर हमने सेना लगाई हुई है और सेना यहाँ पे लगी हुई है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, सेना आपको देखते ही गोली मार देगी, बाहर कर्फ्यू है, मत निकलना। ठीक है, तो यदि ऐसा बोल दिया जाता है तो आपके मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं, आप बाहर नहीं निकलोगे, नहीं जाओगे। ठीक है, बाकी किसी का दिमाग घूम जाए तो कुछ कह नहीं सकते, तो फिर उसका भुगतान उसको खुद ही करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 35। इसके अंदर लिखा है जितने भी मूल अधिकार हमारे हैं उनको बदला जा सकता है और उनको बदलने का काम, उनके संबंध में कानून बनाने का काम कौन करेगा, संसद करेगी। ठीक है, एग्जैक्ट जो वर्डिंग्स है इसकी वो तो ये है कि इस जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाए किसके द्वारा जाएंगे, संसद के द्वारा जाएंगे। मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून केवल और केवल संसद बना सकती है, राज्य विधायिकाएं नहीं बना सकती। आज को राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा ये मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें लिख लो कि कुछ फंडामेंटल राइट्स स्वतः लागू हो जाते हैं। ठीक है, जो चीजें संविधान में लिखी गई हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित स्वतः लागू, लिख देती हूं मैं, फिर उसके बाद समझाती हूं। और लागू एवं कुछ को लागू करने हेतु कानून बनाना आवश्यक। यह कानून केवल, ये कानून देश में एक रूपता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने हेतु केवल संसद द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं, निर्मित किए जा सकते हैं। समझो इसका मतलब कि हमने ये तो देख लिया किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि जो कानून है वो किसके द्वारा बनाया